नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक के वीडियो में हमने ज्यामितीय ज्ञान के अंतर्गत रेखाओं और कोण से बनने वाली हमने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की है। तो अगर जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी एक बार प्रेस कर दीजिए, ताकि रीट से संबंधित जो कंटिन्यू वीडियो बन रहे हैं उनसे आप अगर वंचित हो गए हैं तो आपको सारे ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो वीडियो जो बने हुए हैं जिसको मैंने बिल्कुल एक प्लेलिस्ट के रूप में भी ऐड किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी सारे वीडियो देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारे वीडियो का एक बार लिंक दे दूंगा। तो आप वहाँ से भी सारे वीडियो को एक बार अच्छी तरह से आप चेक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। तो जो साथी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपने साथी के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है आपके रीट एग्जाम होने में, तो मैं भी चाहता हूँ कि बहुत जल्दी से जल्दी आपका ये कोर्स कंप्लीट करवा दूँ, ताकि आपको भी अभ्यास के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे साथियों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर हमारे पास अब समय बहुत कम बचा है और आप जल्दी से जल्दी क्षेत्रमिति वाला जो है चैप्टर उसको आप पूरा कर दीजिए। तो मेरी भी कोशिश हमेशा यही रहती है कि बहुत जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ख़त्म किया जाए, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं कि हमें उस अभ्यास के लिए भी समय नहीं मिले और केवल मेरा टारगेट यही रहे कि नहीं केवल मुझे वीडियो ही पूरे करने। तो ये मेरा कभी टारगेट नहीं रहा है। आप चाहे किसी भी वीडियो में देख लीजिए, कहीं भी मैंने समय बढ़ाने की कोशिश नहीं की है। मेरा जो टारगेट रहता है हमेशा कि कम से कम समय में अधिक से अधिक आपको चीज़ अवेलेबल करवा सकूँ। तो आप हर वीडियो को आप देखिए, बिल्कुल आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा यहाँ पर समय आपके वेस्ट हो रहा है। तो इसी तरह से आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले, हम आज का जो नया चैप्टर शुरू करेंगे उसमें हम बात करेंगे जितनी भी समतलीय आकृतियाँ हैं उनके हम परिमाप और क्षेत्रफल को किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। वैसे तो एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर दिखता है, जिसमें एक फॉर्मूले सिंपल सा अप्लाई करके हम उसकी भुजा या जो भी साइड निकालनी है तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, या उसका जो लंब निकालना हो या उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास एक बेसिक रूप से थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि जब हमें कुछ चीज़ें दी हुई हो और कुछ अज्ञात है तो उनको हम कैसे ज्ञात करें। तो हम बिना समय गवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और उसके साथ एक और निवेदन कर दूं कि आप कॉपी और पेन लेके अपने साथ जरूर बैठे, ताकि आपको इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलेगी जो आपको खुद को भी लगेगा कि नहीं मुझे इसको नोट करना चाहिए। तो आप इसको साथ ही साथ नोट भी करते रहें। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जब भी वीडियो बनेगा तो उसमें हम उस आपकी समस्या को स्थान देंगे। चलिए तो हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि समतलीय आकृतियाँ जो वास्तव में है वो कौन सी होती है। यानी किसी भी समतल जो सतह है, समतल से तात्पर्य कैसे होनी चाहिए, ऐसी सतह जो बिल्कुल उबड़ खाबड़ नहीं हो, एकदम सपाट सतह हो। तो उस सतह पर 3 या 3 से अधिक क्या हो सकता है, शर्त ये होगी 3 या 3 से अधिक रेखाओं से घिरी बंद आकृति होनी चाहिए। 2 शर्तें हैं हमारे पास। क्या शर्तें? एक तो ये मैंने लिखा है कि 3 या 3 से अधिक रेखाएं होनी चाहिए। पहला तो ये हमारे दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि हम कहीं भी रटने पर विश्वास नहीं करते हैं, हम हर चीज़ को समझने पे विश्वास करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि एक तो चीज़ क्या होनी चाहिए, समतल सपाट सतह होनी चाहिए जो हमें सामान्य से दुख है। यानी कहीं भी उबड़ खाबड़ जगह सतह है तो उस पर हम समतलीय आकृति परिमाप या क्षेत्रफल की वास्तविक रूप से गणना नहीं कर सकते। तो पहला शर्त तो ये कि हमारे पास कैसे सतह होनी चाहिए, समतल। ठीक है। दूसरा जो मैंने लिखा है वो ये लिखा है कि 3 या 3 से अधिक रेखाओं से घिरी आकृति होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ 3 क्यों लिखा है, क्योंकि हम अगर देखें कम से कम अगर 2 रेखाएं अगर बनाएं, जैसे मैंने 2 रेखाएं बनाई, एक रेखा ये बनी और एक दूसरी हम कोई भी एक रेखा लें, तो ये 2 रेखाओं से कभी भी हमारी जो तीसरी जो शर्त है, आकृति कैसी होनी चाहिए, बंद आकृति नहीं बन रही है। हाँ, अगर वक्र रेखा ले तो शायद संभव भी हो बंद आकृति हो जाए, लेकिन उसकी हम यहाँ बात ही नहीं करें। हमें जो है वो कैसे होनी चाहिए, समतल आकृतियाँ होनी चाहिए, उनके परिमाप और क्षेत्रफल की गणना करें। तो हम जो सीधी जो रेखा है उनसे ही बनी हुई आकृति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास कम से कम कितनी रेखाएं होनी चाहिए, 3 रेखाएं। जब 3 रेखाएं होगी तब जाके कोई आकृति बंद बनेगी। तो ये हमारी शर्त, इसलिए मैंने लिखा है 3 या 3 से अधिक। तो 3 से अधिक कितनी भी हो सकती है, चाहे 4 रेखा हो तो 4 रेखाओं से चतुर्भुज बन जाएगा, पंचभुज बन जाएगा, षटभुज बन जाएगा, 6 रेखाएं होगी। इस तरह से हम किसी भी आकृति, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर हमें दूसरे 2 जो शब्द हमको मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है परिमाप और एक मिल रहा है क्षेत्रफल। ठीक है। ये चीज़ें भी हमारे जानकारी पहले से होनी चाहिए, ताकि हम जब प्रश्न जब करेंगे तो हमें इसमें दिक्कत नहीं आएगी कि परिमाप कौन सा होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। क्योंकि हर जगह प्रश्न में तो हमें सीधा ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि इस जो दी की आकृति इसका आप सीधा सा परिमाप बताइए या इसका सीधा क्षेत्रफल कितना होगा ये बताइए। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए। परिमाप जो शब्द है, परिमाप का तो बिल्कुल ही सिंपल सा दिखता है। परि का अर्थ होता है चारों तरफ का, और माप का मतलब उसका नाप। यानी कोई भी आकृति है, जैसे हम त्रिभुज को ही ले लें,
तो ये जो त्रिभुज है इसके ये जो चार तरफ के जो इसका माप है, जैसे ये वाला या इस भुजा का माप, फिर उस भुजा का माप और इस भुजा का माप, ये तीनों जो भुजा है उनका अगर हम माप जो है, जैसे ये ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया, इन तीनों को अगर हम प्लस करें तो वो जो आएगा वो क्या आएगा, परिमाप। ठीक है, यानी परिमाप के तो बहुत ही सिंपल सा है, जितनी भी उसमें भुजाएं दी हुई है उन सब भुजाओं का योग जब करेंगे तो उससे कहते हैं हम उस आकृति का परिमाप। ठीक है, और प्रश्न में हमें क्या लिखा हुआ मिल सकता है, ये मिल सकता है कि सभी भुजाओं का योग कितना है, या हमें ये मिल सकता है किसी जो आकृति है उसका अगर हमें एक चक्कर लगाना हो तो हमें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो जब भी चक्कर लगाएंगे, चक्कर हम कहाँ लगाएंगे, किसी भी आकृति के उस जो भुजाएं हैं उस भुजाओं के शीरों के ऊपर से हम चक्कर लगाएंगे, तो एक चक्कर का मतलब हो जाएगा उसका पूरा एक परिमाप। ठीक है, तो किसी भी आकृति त्रिभुज को छोड़े अगर चतुर्भुज भी दिया हुआ है तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होगी, चार भुजा, और चार भुजा है तो उनका परिमाप कौन सा होगा, यानी हम पी क्यू, क्यू आर, एस आर, आर एस और एस पी, इन चारों को भुजा को जो भी माप दिया हुआ है, जैसे मान लो एक 4 सेमी दी हुई है, एक 3 सेमी दी हुई है, ये 2 सेमी दी हुई है, ये 3.5 सेमी दी हुई है। ठीक है, तो इस आकृति का परिमाप कौन सा होगा, यानी इन चारों जो भुजा है इनके माप को हम जोड़ेंगे, यानी 4 + 3 + 2 + 3.5, इनको हम जोड़ दीजिए, 4 से 7 और 2 9, 9 3 12.5, तो इसका जो परिमाप हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12.5 सेमी। बहुत ही सिंपल सा है, यानी परिमाप तो हमें ज्ञात करने के लिए कहीं भी ज़्यादा मशक्कत करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आगे बढ़े, दूसरी चीज जो है वो है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या चीज है, अब क्षेत्रफल का अर्थ होता है किसी भी बंद आकृति के द्वारा एक समतल पर जितना स्थान घेरा जाता है, जैसे मैंने त्रिभुज बनाया है, इस त्रिभुज ने इतना स्थान घेरा है, ये तो ये जो स्थान है घेरा गया स्थान, इसी स्थान को हम कहते हैं क्षेत्रफल। यानी जितना वो एरिया कवर करता है वो हमारा कहलाता है उस आकृति का क्षेत्रफल, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, कोई भी आकृति हो तो उसके द्वारा जितना भी स्थान घेरा जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। अब इससे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं, जैसे मान लो कार्डशीट की आपने किसी एक नाप दे दिया, उस नाप का हमें कार्डशीट बनानी है तो हमें कितने कागज की आवश्यकता होगी, इसका अर्थ क्या हुआ, कागज कौन सा होगा, तो कागज तो पूरा ही काम में आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा क्षेत्रफल। इसी तरह से अगर ये पूछे कि हमारे पास एक त्रिभुज है किसी नाप का, और उसमें अगर उस त्रिभुज या कागज जो है उसके चारों तरफ यहाँ हमें उसकी चारों तरफ बाउंड्री बनानी है या लेस लगानी है, तो क्या चीज़ होगी, वो होगा उसका परिमाप। यानी हमें प्रश्न देख के ही समझ में आना चाहिए कि हमें ये जो इसका एरिया जो है वो क्या हमें इसकी केवल बाउंड्री उपयोग में आ रही है या ये पूरा जो इसका एरिया है ये काम में आ रहा है। ठीक है, तो उससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है या इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसी तरह से मान लो एक चतुर्भुज के आकार का कोई खेत है, अब उस खेत के अगर चारों तरफ अगर हमें बाढ़ करनी है, ठीक है, कांटों की जो बाउंड्री बनाते हैं उसको, वो अगर हमें बनानी है तो हमें कितने एरिया को कवर करना पड़ेगा। तो ये जो प्रश्न आएगा इसमें हम समझ जाएंगे खेत के चारों तरफ जो बाउंड्री जो होती है वो तो कौन सी होती है, तो तारबंदी करनी हो तो वो कहाँ की जाती है, केवल बाउंड्री पे, तो उसका अर्थ होगा वो तो हमें क्या करना है, उसका परिमाप ज्ञात करना है। और अगर हमें ये पूछे कि किसी खेत के अंदर मान लो अनाज बोना है, इस ये साइज दी हुई है खेत की, उसके अंदर कितने भाग में हम अनाज बो सकते हैं, तो इसका अर्थ वो हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये प्रारंभिक जानकारी है जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये जानकारी हमको होनी बहुत ही जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं विभिन्न जो आकृतियां जो होती है समतल आकृतियां, उनको हम क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि त्रिभुज का परिमाप या त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम सामान्य से किसी भी एक त्रिभुज की बात करें कि जैसे हमें कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी माप भी दी हुई है अलग अलग, जैसे एक त्रिभुज है ABC और उसकी माप दी हुई है, एग्जाम्पल के लिए एक 5 सेमी दी हुई है, एक 6 सेमी दी हुई है और एक 4 सेमी दी हुई है। ठीक है, एक सामान्य से प्रश्न पेपर साथ में हल करते जाए ताकि अभ्यास भी होता जाएगा और हमें जो फॉर्मूला जो है वो भी हमें अच्छे से समझ में आता जाएगा। तो अब इस त्रिभुज का अगर मुझे सबसे पहले हम बात करें, हमें परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप तो ज्ञात करना है तो क्या करना है, हमें तीनों जो भुजाएं हैं A, B और C, ठीक है, यानी A के सामने वाली भुजा को स्मॉल a बोलते हैं, B के सामने वाली भुजा को स्मॉल b और C के सामने वाली भुजा को स्मॉल c। ठीक, तो ABC का अर्थ क्या है, ये भुजाएं, वैसे ये प्रश्न कई बार ऐसे प्रश्न आते भी है, छोटा सा जैसे त्रिभुज दे दिया ABC, उसमें ये भुजाओं चित्र दे दिया, उसमें पूछ लिया स्मॉल a क्या है, तो कई बार ये भी हमें छोटा सा प्रश्न भी हमें कई बार दिक्कत देता है, हम नहीं समझ पाते हैं। तो ए का स्मॉल ए का अर्थ होता है हमेशा ए के सामने वाली भुजा। कई बार प्रश्न में ऐसे भी दे दिया, जैसे ए बराबर लिख दिया 5 सेमी,
ठीक है। अब ये तो हमें कहीं कि गाइड में आपको ये बहुत कम चीज़ें मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर आपको जो मिलेगा जैसे ये ए बी बराबर 5 सेमी लिखा हो यही मिलेगा। ये बहुत कम जगह मिलता है कि स्मॉल ए बराबर 5 सेमी लिखा है। अब समस्या ये आती है जब कोई त्रिभुज हमें दे दे, अब त्रिभुज तो हम बना लेंगे, जैसे मैंने ये बना दिया ए बी और सी। अब मुझे इसमें ये नहीं मालूम पड़ता है कि ए बराबर 5 सेमी मुझे कौन सा लिखना है। तो ये ध्यान रखें, स्मॉल ए का अर्थ होता है इस एक जो शीर्ष है उसके सामने वाली भुजा, उसको कहते हैं स्मॉल ए। ठीक है, ये भी एक नई जानकारी है तो आपके काम आएगी। कई बार हो सकता है कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में उसमें हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। मैंने पहले भी कहा है कि हम इसमें बिल्कुल छोटे से छोटी चीज़ जो मेरे जहन में आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे परिमाप की, तो a प्लस बी प्लस सी। अब इन तीनों को हम प्लस कर देते हैं, तो 5 प्लस 6 प्लस 4 कितना हो गया 15 सेमी। कोई ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है। तो परिमाप तो हम कैसा भी त्रिभुज दिया हुआ, चाहे सामान्य त्रिभुज दिया हुआ हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ हो। अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसमें क्या होगा, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसमें दो भुजाएं तो पहले से बराबर होगी। ठीक है, तब उसमें क्या होगा, कोई भी एक भुजा में दी हुई होगी, जैसे 5 सेमी दी हुई है और एक दूसरी भुजा दी हुई है 6 सेमी, और हमें ये भुजा दी हुई नहीं होगी तो भी हम इसका परिमाप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है। तो एक भुजा अगर 5 सेमी तो दूसरी भी कितनी हो जाएगी 5 सेमी, और इसका हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से अगर समबाहु त्रिभुज हो, अगर समबाहु त्रिभुज हो तो समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो तीनों ही भुजा बराबर हो तो उसमें तो अगर एक भुजा दी हुई हो तो कोई ज़्यादा समस्या ही नहीं है। तो उसका हम परिमाप कैसे ज्ञात करें, इसको 3 से गुणा करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, या 3 बार प्लस करेंगे तो भी इसका आंसर आ सकता है। ठीक, अब बात करें चौथा ये त्रिभुज जो है वो है समकोण त्रिभुज। समकोण का अर्थ क्या होगा, जिसमें एक क्या हो कोण 90 डिग्री का हो। और इस त्रिभुज का अगर परिमाप हमें पूछा जाए तो इसमें आपको क्या करेंगे, वो ध्यान रखना, अगर ऐसा प्रश्न आ गया इसका अगर परिमाप आपको पूछा जाए तो उसमें वो तीनों ही भुजाएं आपको नहीं देंगे। तो इसमें से कोई भी दो भुजाएं तो उन्होंने दे दी, जैसे एक दे दी उन्होंने 13 सेंटीमीटर और एक दे दी 5 सेमी। अब ये पूछ लें कि समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि परिमाप के लिए तो हमें हमारे पास तीनों ही भुजाएं होनी जरूरी है। तो जब तक हम इस तीसरी भुजा को ज्ञात नहीं करेंगे तब तक इस त्रिभुज का हम परिमाप ज्ञात नहीं कर सकते। अब इसका हम परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, या तीसरी भुजा हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे क्षेत्रफल की तरफ। तो हम बात कर रहे थे एक समकोण त्रिभुज हमारे सामने था, जिसमें हमें दो भुजाएं तो दी हुई थी, एक 13 सेमी और एक 5 सेमी दी हुई थी। और हमें अगर इसका परिमाप ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो भुजा है इस भुजा को हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखें कि समकोण त्रिभुज होती है, उनमें जो तीन जो भुजाएं होती है इसमें इस भुजा को तो बोला जाता है आधार। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर है सीधी जो भुजा है इसको बोलते हैं लंब, और 90 के सामने वाली जो भुजा है उस भुजा को बोलते हैं कर्ण। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में ध्यान रखें, ये लंब और आधार है, ये कोई फिक्स नहीं है, इनको हम बदल भी सकते हैं। इसकी जगह ये भी आधार हो सकता है या ये भी लंब, इसको हम मान सकते हैं, आपके कहीं भी गलत नहीं होगा। हाँ, ये जरूरी है कि 90 डिग्री जो है समकोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा कैसे होगी, कर्ण। इसको आप हमेशा कर्ण ही माने, तो आपके कहीं भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आकृति जरूर नहीं सीधी ही दी हुई हो, इस तरह से ऐसी भी दी हुई हो सकती है, इस तरह से भी दे सकते हैं। तो अब हम इसमें आधार क्या माने या लंब कौन सा माने, जैसे 90 डिग्री दे दिया, ये दे दिया 7 सेमी और ये लिख दिया 12 सेमी। अब हमें ये पता नहीं है तो ये कौन सी भुजा माने, इसको लंब माने या आधार माने। तो आप ध्यान रखें 90 के सामने है, समकोण के सामने वाले है, तो ये भुजा कौन सी होगी, कर्ण ही होगी। तो अब इसमें से आधार और लंब आप किसी को भी मान सकते हैं, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अब इसको ज्ञात कैसे करें, तो एक पाइथागोरस प्रमेय है, वैसे तो आप जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इन तीनों भुजाओं का जो आपस में जो संबंध है उस संबंध को ही हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यानी संबंध क्या है कि अगर हम कर्ण का वर्ग करें, ठीक है, तो ये जो है ये आधार के वर्ग और लंब का जो वर्ग है इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है इससे हम कर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं, आधार भी ज्ञात कर सकते हैं और लंब भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी हम एक ही फॉर्मूला से हम तीनों ही चीज ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे पास आधार और लंब दोनों दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, आधार का वर्ग कर देंगे और साथ में लंब का भी वर्ग कर देंगे, फिर दोनों के वर्गों का योग कर देंगे और तो हमें कर्ण ज्ञात हो जाएगा। ठीक,
अब ये जो प्रश्न हमारे पास जो अभी जो है, उस प्रश्न में हमें एक तो कर्ण दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है 13 सेमी, तो हम इस कर्ण की जगह हम लिख देंगे 13 का वर्ग। आधार कितना है नहीं पता, तो आधार को हम आधार में लिखें या चाहे तो इसकी जगह x लिखते हैं। फिर लंब कितना दिया हुआ है 5 सेमी, तो ये कर देंगे 5 का वर्ग। ठीक है, अब 13 का वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग क्या होगा 13 का 13 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना मिल जाएगा हमें 169। x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर प्लस 5 का 5 से गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 25। ठीक है, अब 25 का हम पक्षांतर कर देते हैं, तो 169 माइनस हो जाएंगे, इधर प्लस में थे तो इधर क्या हो जाएंगे माइनस में x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से हम ये कर देते हैं माइनस, कितने बच गए 144 बराबर x स्क्वायर। ठीक, अब हमें जो असली काम जो करना है, क्योंकि ये जो आंसर जो मिलेगा वो हमें मिलेगा x स्क्वायर का, क्योंकि हमने x जो माना वो तो आधार है, तो इसका वर्ग है। तो अब इसको वर्ग को हम जब हटाएंगे, इस वर्ग को हटाएंगे तो इधर आता है वर्गमूल। अब हमें क्या करना है, इस 144 का वर्गमूल करना। वर्गमूल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आप करना जानते भी होंगे शायद। 2 से भाग दे दिया, कितने आगे 72, वापिस 2 से भाग दे दिया 36, वापिस 2 से भाग दे दिया 18, वापिस 2 से भाग दे दिया 9, 9 में 3 का भाग दे दिया 3, और 3 में 3 का भाग दे दिया 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 के जोड़े बना दीजिए, 2 और 2, 2 मिल गया, दूसरा 2 और 3 का वर्ग मिल गया 3। यानी जो अभाज्य गुणनखंड जो आए हैं, क्या क्या आए इसके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब इतना आपको वहाँ लिखने की तो जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम हम सीधा भी इसको कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 या 12। ठीक है, तो हम यहाँ फालतू हम भी यहाँ नहीं लिखते, तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, सीधा ही 12। तो x बराबर कितना आ गया, आधार आ गया इसका 12। तो इसी तरह से अगर मान लो लंब नहीं दिया हुआ है तो आप लंब की जगह x लिख के आंसर ला सकते हैं। अगर कर्ण नहीं दिया हुआ हो तो कर्ण का भी हम इसी तरह से आंसर ला सकते हैं। कर्ण का आंसर ज़्यादा सिंपल होगा, उसमें आपको पक्षांतर भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे ही हम इनके वर्गों को जोड़ेंगे और फिर जब उसका वर्गमूल करेंगे तो हमें कर्ण मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में हम इसका परिमाप ज्ञात करना, तो हम आसानी से तीनों को प्लस करके इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आशा करूँगा सर परिमाप वाला तो जो चीज़ है वो तो आपके जहन में बैठ चुकी होगी, क्योंकि इतना तो इससे विशेष नहीं है कि हम इसको ज़्यादा लंबा चौड़ा खींचे। चलिए अब हम बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें अगर कोई भी त्रिभुज दिया हुआ हो, हम पहले किसी सिंपल ही त्रिभुज की बात कर रहे हैं कि कोई भी हमें त्रिभुज एक दिया हुआ है, जैसे ABC। ठीक है, वो हमें दी हुई, जैसे एक तो 4 सेमी इसकी भुजा दी हुई है और उसके साथ में यहाँ पर एक लंब खींचा हुआ है, वो दिया हुआ है 5 सेमी। ठीक है, एक तो इस तरह से आ सकता है प्रश्न, और दूसरा जो आता है वो इस तरह से आ सकता है कि हमें लंब की जगह तीनों ही भुजाएं दी जाए। जैसे PQR एक त्रिभुज है, मान लो एक है 15 सेमी और 11 सेमी और एक 6 सेमी। ठीक है, जैसे तीनों भुजाएं दी हुई है, तो ये भी प्रश्न हो सकता है। यानी 2 तरह से प्रश्न आ सकते हैं। एक तो ये हो सकता है जिसमें हमें त्रिभुज में आधार दिया हुआ हो और उसके साथ में लंब दिया हुआ हो। लंब का अर्थ है ऊंचाई। ये तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये सिंपल वाला है। हमें अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो तो इसके लिए तो बिल्कुल सिंपल सा ही फॉर्मूला है। हमें क्या करना है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, तो इसके द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं। जब हम आपको आधार भी दिया हुआ हो, उसके साथ में क्या दी हुई हो, ऊंचाई भी आपके पास ज्ञात हो, तो बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे हम, 1/2 आधार कितना है इसका 4 सेमी और ऊंचाई कितनी है 5 सेमी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर दे। 4 एकम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी कितने हो गए 10। तो 10 वर्ग सेमी आ जाएगा इसका आंसर। अब प्रश्न आता है, जब हमें आधार या ऊंचाई नहीं दी हुई हो तो हम इस प्रश्न को कैसे करें। ठीक है, तो तब हमें क्या होगा, तीनों ही भुजाएं दी हुई होगी, या हो सकता है आपको प्रश्न में ऐसे दे दे कि 2 भुजाएं दी हुई हो और उसके साथ में उसका परिमाप लिखा हुआ हो। ये भी हो सकता है, क्या लिखा हुआ हो, इसका परिमाप दिया हुआ हो। जैसे तीनों का परिमाप तो दे दिया 30, उसमें से कोई भी 2 भुजाएं आपको दे दी, तो हम पहले तो दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे, तीसरी भुजा को आप ज्ञात कर लोगे। और फिर हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें इसमें जरूरत पड़ेगी परिमाप की, यानी A + B + C। पहले तो हम इसका कर देंगे परिमाप। तो परिमाप तो कैसे ज्ञात करेंगे, तीनों जो भुजाएं इनको आप जोड़ देंगे, 15 + 11 + 6 कितने हो गए, ये 15 और 11 कितने हो गए 26, 26 और 6 हो गए 32 सेमी हो गया इसका परिमाप। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें एक हीरोन का फॉर्मूला लगाना पड़ता है।
ठीक है, हीरोन का सूत्र जो है त्रिभुज ज्ञात करने का है, सूत्र है, उस फॉर्मूला क्या है, उससे हम क्या ज्ञात कर सकते, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला ये है S कोष्टक S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। ठीक, अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि S क्या चीज है। अब S जो है, ये हम जो परिमाप जो ज्ञात कर रहे हैं, ये S है, S का अर्थ है अर्ध परिमाप। क्या मतलब है इसका, अर्ध परिमाप, यानी हमने जो परिमाप ज्ञात किया, परिमाप का अर्थ क्या, तीनों भुजाओं में जोड़ा a प्लस बी प्लस सी, तो उसका हम आधा करेंगे तो वो हो जाएगा उसका अर्ध परिमाप। यानी हमने जो परिमाप ज्ञात किया कितना आया 32, तो 32 का हम आधा कर देंगे, कितने हो जाएंगे 16। तो 16 जो होगा वो होगा हमारा S। ठीक है, अब ए बी सी कौन से होंगे, ए बी सी, आप किसी भी भुजा को ए बी और सी मान लें, आपके कहीं भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमने सबसे पहले तो S अर्ध परिमाप कितना है 16, S की जगह हम लिख देंगे 16, यहाँ S माइनस ए यानी 16 माइनस ए, पहले जो भुजा है कितनी है 15, 15 को माइनस कर देंगे। दूसरी बार S माइनस बी यानी 16 माइनस 11, और तीसरी बार 16 माइनस सी कितना है 6। ठीक है, अब इनको अब एक बार तो माइनस कर दीजिए, ये तो हो गए 16, 16 में से 15 माइनस हो गया 1, 16 में से 11 माइनस कर दिए 5, और 16 में से 6 माइनस कर दिए 10। ठीक है, अब हम क्या करें, अब इनका आपको आपस में हम गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि गुणा करोगे तो संख्या बड़ी आती है, फिर उसका आप वापस वर्गमूल निकालेंगे तो हमें समय ज़्यादा लगेगा। इससे बेहतर हम क्या करेंगे, इसके ही आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। पहले 16 के अभाज्य करेंगे, क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, एक का एक ही होगा, 5 का अभाज्य करें 5 होगा, और 10 का क्या हो जाएगा 2 गुणा 5। ठीक है, ये अभाज्य करने में ज़्यादा सिंपल पड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 2 के जोड़े बना लीजिए, ये 2 और 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 और 2 का जोड़ा बन गया, और ये 5 और 5 का जोड़ा बन गया। एक तो हमें मिला है 2, एक 2 और एक मिला है 5। ठीक है, इस 2 का जोड़ा नहीं बना तो हम इसको ऐसे रख देंगे। ठीक है, ये हो गया कितना हो गया 2 2 4, 4 5 20, तो 20 वर्गमूल 2, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जब हमें क्या हो, तीनों ही भुजाएं दी हुई हो। तो आप कौन से फॉर्मूले से करोगे, हीरोन के फॉर्मूले से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो उसके लिए आपको जरूरी है पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका अर्ध परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो कई बार प्रश्न इतना छोटा सा भी प्रश्न एक आ सकता है जहां पर आपको सीधा ही पूछ ले कि इसका अर्ध परिमाप बताइए, तो हम सीधा भुजाओं को जोड़ के उसका आधा करेंगे तो आपका अर्ध परिमाप भी ज्ञात हो जाएगा। तो ये तो हमने बात की बिल्कुल सिंपल जो त्रिभुज था, जिसमें हमें किसी भी त्रिभुज के प्रकार के बारे में हम चर्चा नहीं की। सामान्य से जब भी त्रिभुज आए तो हम उसको दो तरह से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एक तो आधार इंटू ऊंचाई, अगर ऊंचाई दी हुई हो तो हम आधार इंटू ऊंचाई ज्ञात करेंगे, और अगर हमें ऊंचाई नहीं दी हुई हो तो हम क्या करेंगे, हीरोन के फॉर्मूले से उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही है, जैसे हमने ये क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, और हमें अगर ये पूछा जाए कि क्यू आर पी बिंदु से ये जो शीर्ष है इसकी क्यू आर से सीधी दूरी कितनी है, यानी कहने का तात्पर्य अगर हमें ये ऊंचाई अब ज्ञात करनी होती तो हम इस ऊंचाई को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी कई बार आते हैं जहां पर क्षेत्रफल जैसे आपके पहले से ही दिया हुआ है, क्षेत्रफल तो आपको दिया हुआ है, तो हम क्षेत्रफल दिया हुआ है और साथ में हम किसी भी एक भुजा दी हुई है तो भुजा काट दिए, तो कौन जिसके ऊपर लंब है वो हो जाएगा आधा। तो हमें अगर ऊंचाई भी ज्ञात करें तो हम इसकी ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ लिखेंगे, क्या होगा 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब क्षेत्रफल कितना है इस त्रिभुज का हमने अभी ज्ञात किया है 20√2। ठीक है, तो क्षेत्रफल की जगह लिख दिया 1/2, आधार कितना है 15, और ऊंचाई कितनी है इसकी हमको नहीं पता तो हम लिख देंगे x। ठीक है, अब इसका हम करेंगे पक्षांतर, 20√2, 2 जो भाग में वो तो आ जाएंगे गुणा में, और 15 जो गुणा में वो कहाँ आ जाएंगे भाग में। ठीक है, बराबर x। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 से कर दिया हमने, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20। ठीक है, और कोई सॉल्व नहीं होता तो हम 4 दूनी कितने हो गए 8√2/3, ये आ जाएगी इसकी ऊंचाई। ठीक है, ये तो एक थोड़ा ऐसा ही प्रश्न हमने लिया था, तो बाकी ज़्यादातर आपके इसमें पूरे आंसर वाले ही प्रश्न देंगे। ठीक, तो ये हमने एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न भी आपके सामने आते हैं जब हमें क्षेत्रफल दिया हुआ हो और हमें इस तरफ से कोई भी एक अज्ञात चीज हो तो हम उसकी जगह x मान के इसके आंसर आप ला सकते हो। तो चलिए अब थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज है, उसका हम क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में उसमें हमें ये मालूम पड़ना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ क्या है, उसकी 2 भुजाएं तो होगी बराबर और एक भुजा अलग होगी, और अगर समबाहु त्रिभुज उसकी तीनों ही भुजाएं कैसी होगी बराबर।
अब इसके फॉर्मूला तो बिल्कुल सिंपल सा है, जिसको आप याद कर सकते हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल तो क्या है, उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला है b/4 इंटू √4a² माइनस b²। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें √3/4a² के द्वारा हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें दिमाग में याद तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब ज्यादा जो समस्या होगी वो आपको होगी समद्विबाहु त्रिभुज वाले क्षेत्रफल को फॉर्मूला याद करने में। उसमें आप ध्यान रखें, क्योंकि ए और बी इसमें दो चीज है, इसमें ए कौन सा है ये आप जरूर याद रखें। ए जो होता है वो हमेशा कौन सा होता है, जो समान जो भुजा जो दी हुई है उस समान भुजा को तो आपको मानना है ए, और दूसरी जो भुजा है उसको हम क्या मानेंगे बी। जैसा एग्जाम्पल के लिए जैसे यही प्रश्न है, इसमें मान लो अगर दो भुजा तो दी हुई है, अगर 5 सेमी और एक भुजा दी हुई है मान लो 6 सेमी। ठीक है, तो अब हमें अगर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, बी हम कौन सी मानेंगे, जो हमारे असमान भुजा है कौन सी है 6, तो इसको तो हम लिख देंगे 6/4 √4a²। ए का अर्थ क्या है, जो समान भुजा है उसका हमें वर्ग करना है, तो 4a² हो गया माइनस b² यानी 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना तो वैसे सिंपल ही पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हमें 5 का वर्ग कर दीजिए, 5 का 5 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएंगे 25 को हम 4 से गुणा कर देंगे, 25 चौके हो गए 100 माइनस 6 का 6 से गुणा कर देंगे, कितने हो गए 36। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 6/4 इंटू 100 में से 36 को हम माइनस कर लीजिए, 0 में से 6 गए 4, यहाँ हो गए 9 में से 3 गए 6। ठीक, कितने हो गए 64। तो ये हुआ 6/4, और 64 का वर्गमूल कितना होता है हम सीधे जानते हैं 8। अब इसको आप काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितने हो गए 6 दूनी 12 वर्ग सेमी हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। यानी केवल हमें समद्विबाहु त्रिभुज में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें ए और बी में कंफ्यूजन नहीं होना है। याद रखें, ए कौन सी भुजा है, आप ए उसी को मानेंगे जो आपकी समान भुजा दी हुई हो, उसको तो आप मानना है आपको ए, और अन्य भुजा को क्या मानेंगे आप बी। तो आपके आसानी से इसका आंसर आ सकते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा समबाहु त्रिभुज की भी कर लें, तो उसमें तो बिल्कुल सिंपल सा ही है, कहीं मानने में तो दिक्कत नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक भुजा इसमें दी हुई हो मान लो 8 सेमी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये √3/4 और ए की जगह हम क्या लिख देंगे 8 का हम कर देंगे वर्ग 3/4, और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। ठीक है, और 4 को हम 64 से काट दिया, 4 एकम 4, 6 चौक 24, यानी जो आंसर आया वो आया है 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। यानी हम इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से सारी चीज़ों को आप हल कर सकते हैं। आप इसको एक बार नोट भी कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये जो दो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों के हमें जब प्रश्न हम करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही जरूरत पड़ेगी। आशा करूँगा कि इस वीडियो में हमने त्रिभुजों पे आधारित जितने भी परिमाप है या क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं उनको हमने बहुत ही अच्छे से सीखा है, क्योंकि अब चतुर्भुज की उम्मीद साथ में हम लेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनेगा, तो इतना अच्छा भी नहीं लगता। हम उसको नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप अभ्यास करते रहिए। आशा करूँगा आपको बहुत ही अच्छे से हर चीज़ समझ में आई होगी। फिर भी अगर नहीं आई है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें उस चीज़ को हम शामिल करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और अपने साथी के साथी से शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में चतुर्भुजों के क्षेत्रफल और परिमाप को लेकर। देखते रहिए वीडियो और बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।